Hello everyone, welcome to Banking Mentors. My name is Gaurav. I'm a quant faculty teaching from 5 years to banking aspirants. And today we shall be discussing this developing problem solving technique. अब इसमें करना क्या होता है यार कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग क्या वो टेक्निक डेवलप कर सकते हैं जिससे हम लोग ओवर सॉल्व ना करें, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें और कुछ एकदम सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना होता है विद इन टाइम। बैंकिंग में एक टाइम कांस्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर का लेवल भी आज की डेट में हमारे पास थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ चुकी है और प्लस टाइम बहुत कम है, वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, तो हमारे पास कंपटीशन बढ़ चुका है। तो डेफिनेटली आपको एक ट्रेडिशनल अप्रोच से सिर्फ उसे सिलेक्शन आप नहीं ले सकते हैं, तो आपको अपने टेक्निक्स को डेवलप करना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक और चीज़, ये जो सीरीज में चला रहा हूँ डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियोस डालूंगा। सो ये जो टेक्निक्स होती हैं ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपके पास लग रही हैं, वो कंडीशन बिल्कुल डिफाइंड है, ऐसा नहीं कि कोई वेग है, बिल्कुल कंडीशन डिफाइंड कंडीशंस हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया जो कि 60% 70% केसेस में मेरे अकॉर्डिंग आता है, तो आप उन क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट ना करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नो डाउट आपके लिए दो तीन स्टेजेस होते हैं किसी भी क्वांट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दैट इज पहला स्टेज होता है हमारे पास कैलकुलेशन, सेकंड स्टेज इज सेकंड स्टेज हमारे पास होता है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, एंड थर्ड स्टेज हमारे पास होता है दैट इज कि अगर आप क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू वैल्यू पुट करके क्या आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारी ये सीरीज जो है बेसिकली इसलिए है कि हम क्वेश्चन को 20 सेकंड 30 सेकंड में सॉल्व कर सकें। इसके पहले कि मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊं, मैं आप लोगों को जस्ट बताना चाहता हूं कि मैं एक अन अकेडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। इफ़ यू पीपल वांट टू ज्वाइन दिस अन अकेडमी एंड टेक अ सब्सक्रिप्शन, आप लोग इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। द रेफरल कोड इज गौरव YT। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द प्रीवियस इलेक्शन बिटवीन P एंड Q, दो पार्टीज के बारे में बात कर रहा है। P वॉज रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी मतलब जिसके पास सीट्स या नंबर ऑफ वोट्स ज्यादा रहे होंगे। इन द प्रेजेंट इलेक्शन Q इंक्रीज्ड इट्स सीट्स बाय 33.33% and won the election by double the majority than by P in the previous election. Total number of seats is 500 in both the elections. Find the number of seats of Q in the present election. अब ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास कुछ दो तीन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि पहले P वॉज रूलिंग पार्टी अर्लियर, इस वाले इलेक्शन में Q ने अपनी सीट्स को बढ़ा दिया बाय व्हाट परसेंटेज 33.33%, और won the election by double the majority than by P in the previous election. मेजोरिटी से मतलब है डिफरेंस ऑफ सीट्स की बात कर रहा है यहां पे। ठीक है, सो मैं इसको स्टार्ट करता हूं जरा, बहुत बेसिक तरीके से मैं स्टार्ट करूंगा। दैट इज P है और Q है, और मान लीजिए मैंने यहां पे प्रीवियस इलेक्शन की बात की, प्रीवियस, और मैं यहां पे सेकंड केस में प्रेजेंट इलेक्शन की बात करूंगा। अब पॉइंट है कि ये प्रीवियस इलेक्शन था और ये प्रेजेंट इलेक्शन है। टोटल सीट्स कितनी है? टोटल सीट्स हमारे पास 500, तो 500 सीट यहां पे, 500 सीट यहां पे। अर्लियर P वॉज रूलिंग पार्टी, मतलब P के सीट्स ज्यादा रहे होंगे Q से। इस बार Q की सीट्स बढ़ गई और Q जो है वो रूलिंग पार्टी बन गया, यानी इस बार Q की सीट्स ज्यादा है। एक बेसिक सी बात यह है कि अगर पिछले बार P की सीट्स ज्यादा थी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 500 है, तो डेफिनेट सी बात है पिछले बार हमारे पास P की सीट्स 250 प्लस रही होंगी, Q की सीट्स 250 माइनस रही होंगी। अब लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएगा, अगर Q बिकेम रूलिंग पार्टी तो इसकी सीट्स कितनी बन जाएगी 250 प्लस, और P की सीट्स कितनी आ जाएंगी 250 माइनस। ये हमारे पास एक बेसिक सा अप्रोच है। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ सीट्स Q ऑफ Q इन द प्रेजेंट इलेक्शन। प्रेजेंट इलेक्शन में आपके पास Q की सीट्स बतानी है जो कि 250 से ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर 250 से ज्यादा होनी चाहिए तो आप देखिए कि 250 आपके पास ऑप्शन गलत हो गया, 225 गलत हो गया, एंड हमारे पास ओके फाइन, तो तीन ऑप्शन बच गए हमारे पास B D E। 250 से ज्यादा सीट्स होनी चाहिए। अच्छा, एक तो पॉइंट मैंने ये एलिमिनेट कर दिया यहां से। सेकंड चीज क्या है, देखिए आप इस परसेंटेज को पकड़िए कि Q ने कितनी सीट्स बढ़ाई 33.33%। 33.33% का मतलब क्या होता है, हमारे पास फ्रैक्शन बनता है 1/3। व्हाट डज दैट मीन कि अगर प्रीवियस इलेक्शन में आपके पास Q के पास 3 सीट थी तो इस बार इसकी एक सीट बढ़ चुकी है। मतलब प्रीवियस इलेक्शन में अगर 3 यूनिट सीट्स पाया था Q, तो इस बार 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो अभी कितना हो जाएगा 4 यूनिट। मतलब जो भी प्रेजेंट इलेक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स आएगा
वो आपके पास 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ सीट्स कभी भी डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। तो 4 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, बी, डी, ई। आप देखिए कि ये भी आपके पास 4 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो कि 4 का मल्टीपल है। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया मैंने। आप ये देखिए कि मैंने पेपर वर्क, पेन वर्क कितना किया है, पेन पेपर वर्क कितना किया है, बहुत मिनिमम किया हुआ है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुझे समझानी पड़ती हैं, इसलिए मुझे आप लोगों को पूरा सिनेरियो बताना पड़ रहा है कि आप सिर्फ रिजल्ट्स को यानी ऑप्शन को देखकर आप आंसर मार्क कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि मैं जो टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूं वो 100% क्वेश्चंस में एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस 40%, 50%, मे बी 60% क्वेश्चंस भी अगर आपके पास आ गए तो आप एक अच्छे मेरिट में रहेंगे, आप बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा स्मार्ट कहलाएंगे। और वही टेक्निक आप लोगों को डेवलप करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, इन क्वेश्चंस का पक्का सोल्यूशन मैं कराऊंगा। लेकिन आप लोगों को अगर ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये कुछ चीज़ों को डेवलप करना ही पड़ेगा ताकि आप मेरिट में आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In an exam, the ratio of passed and failed students are in the ratio 25:4. ओके, पास और फेल स्टूडेंट्स का हमारे पास रेशियो कितना है, 25, और यहाँ पे 4। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 29। और ये मैं नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जो रेशियो में दिया हुआ है 25 यूनिट, 4 यूनिट और यहाँ पे 29 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड एंड 2 लेस हैड फेल्ड, द रेशियो ऑफ पास्ड एंड फेल्ड वुड हैव बिकम 22:3। ये देखिए सपोजिटली कंडीशन होता है, अगर 5 और बैठ गए होते एग्जाम में, अगर 2 कम फेल हो गए होते तो आपके पास और फेल का रेशियो 22:3 बनता। हमेशा देखिएगा कि अगर कभी भी इफ वर्ड यूज करता है तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा वो इनिशियल केस से ही सॉल्व होता है। ये सिर्फ आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस चीज का यूज कराएगा, लेकिन हमारे पास क्या करना है कि हमें इक्वेशंस को अवॉइड करना है, हमें क्वेश्चन को ओवर सॉल्व करना ही नहीं है। अगर आपसे पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने इस वाले कंडीशन को तो डिस्कार्ड कर दिया, मुझे इक्वेशन से बनाना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, वो इनिशियल से निकालना है। इनिशियल से हमारे पास कितना है, 29 यूनिट्स। अगर आप 29 यूनिट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो जरा देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी हमारे पास डेसिमल में हो ही नहीं सकते। तो 29 का मैं मल्टीपल ढूंढूंगा। 29 का मल्टीपल 155 नहीं है, 135 नहीं है, 140 नहीं है, 150 नहीं है, हमारे पास कितना बनेगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, 145। 29 इंटू 5 145 होता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, मैंने आंसर मार्क कर दिया। अगर कोई कहे कि 2 ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए 145 29 के, या फिर सारे ऑप्शन 29 के हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर चाहता है कि आप इतने सेकंड्स में क्वेश्चन बनाकर आप आगे बढ़ जाएं, जैसे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अब बैग कंटेन्स 25 पैसे, मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 25 पैसे, 50 पैसे एंड 1 रुपी कॉइन्स। देर आर 220 कॉइन्स इन ऑल एंड टोटल अमाउंट इन द बैग इज ₹160। फाइन, बहुत बढ़िया। 220 कॉइन टोटल दिए हुए हैं और 160 रुपए टोटल बैग में है हमारे पास। एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ देर आर थ्राइस एज मैनी 1 रुपी कॉइन्स एज देर आर 25 पैसे कॉइन्स। 25 पैसे के सिक्के जितने भी हैं तो 1 रुपए के सिक्के ट्रिपल हैं। 25 पैसे के सिक्के जितने भी हैं तो 1 रुपए के सिक्के डबल हैं, ट्रिपल हैं सॉरी। तो यहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स हमारे पास 220 हैं। अगर टोटल कॉइन्स 220 हैं, 25 पैसे के कॉइन्स x हैं, 1 रुपए के कॉइन 3x हैं, तो 50 पैसे का कॉइन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल कॉइन्स अगर 220 हैं तो 220 में से आपको 25 पैसा और 1 रुपए वाले कॉइन्स को माइनस करना पड़ेगा। x और 3x को कितना बनेगा, 4x। तो हमारे पास नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स जो आए वो 220 माइनस 4x आया। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब देखिए वापस से वही चीज, क्या हमें इक्वेशन बनाना है, क्या हमें क्वेश्चन को ओवरऑल सॉल्व करना है, नहीं। अब यहीं पर एक चीज डेवलप हो जानी चाहिए, वही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। वो क्या, अगर आप जरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, पहली बात यह है कि अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेप्स को विजुअलाइज कर पाएं तो आपको यह समझ में आएगा कि आप अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर एक्स की वैल्यू निकल पाएगी तो हमारे पास कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर तो बनेगा नहीं। अब
बचे ऑप्शंस की बात करते हैं, जो 1 2 3 4 ऑप्शंस है हमारे पास। अगर आप 220 की बात करिए तो 220 जो है हमारे पास, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। 220 का मल्टीपल, सॉरी 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4। 220 जो है वो 4 का मल्टीपल है। अब ये तो ऑलरेडी 4x है, x का वैल्यू कुछ भी रखोगे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। एक बड़े मल्टीपल ऑफ 4 में से अगर एक छोटा मल्टीपल ऑफ 4 को माइनस करते हैं तो जो हमारे पास अल्टीमेटली रिजल्ट आता है वो भी एक मल्टीपल ऑफ 4 आता है। मल्टीपल ऑफ 4 देख लीजिए, हमारे पास कोई भी आंसर नहीं, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, दैट इज 60 कॉइन्स होंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। और हमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक हमारे पास एक सीढ़ी की तरह से है, एक आपके पास एक हेल्पिंग हैंड है, इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे हम लोग? हम क्यों पूरे इक्वेशन पे जाएंगे? हमें कोई स्कूल का पेपर नहीं देना है। तो जहां पर भी इस तरीके का कभी क्वेश्चन आए, जहां पर आपके पास एग्जामिनर चाहता है कि आप इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें, वहां पे मैं क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा? और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग में ये मत बताना कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होना चाहिए, आपको ऐसे जुगाड़ से सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं। ऐसे भी सवाल आते हैं जहां पे कोई जुगाड़ नहीं लगेगा, कोई ऑप्शन मेथड नहीं लगेगा, तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इक्वेशन बनाने आना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का हम क्या करें जिनको हम 5 सेकंड में बना सकते हैं, बट हम अपना टाइम लगाने लगते हैं, हम फालतू में उसमें टाइम इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो यहां पर आप पीछे हो जाते हो। तो आपको पीछे नहीं रहना, आपको आगे आना है, ठीक है। ये एक लास्ट क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये बड़ा सा क्वेश्चन पहले आप लोगों को डरा देगा, एग्जाम में आएगा तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है, इनका सोल्यूशन उतना ही छोटा होता है। जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ड्यू टू द टेक्निकल स्नैग, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन द सिग्नल सिस्टम टू ट्रेन स्टार्ट अप्रोचिंग ईच अदर ऑन द सेम रेल ट्रैक। भैया एक रेल ट्रैक है, एक कोई रेल ट्रैक है, और आपके पास इसी रेल ट्रैक पे दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। मान लीजिए एक ट्रेन हमारे पास ये वाली है, दैट इज ट्रेन 1, और दूसरी ट्रेन हमारे पास यहां पर। अब पॉइंट क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर, ठीक है। ये दिस डिस्टेंस इज 240 किलोमीटर, फाइन। मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स, अ बर्ड ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग टू एंड फ्रो बिटवीन, टू एंड फ्रो मतलब आपके पास इस वाले ट्रेन पे मान लीजिए बैठी हुई है एक चिड़िया। अब दोनों ट्रेन स्टार्ट करती हैं एक दूसरे की तरफ, ये वाली ट्रेन इधर जाएगी, ये वाली ट्रेन इधर जाएगी। अब एक चिड़िया यहां पे बैठी हुई है, बर्ड। अब वो क्या होगी कि वो यहां से उड़कर वो बेसिकली इस वाले ट्रेन के इंजन को टच करेगी, तब तक ये ट्रेन की पोजीशन आगे बढ़ चुकी होगी। तो मान लीजिए कहीं इस पॉइंट पे ये आपके पास बर्ड पहुंचेगी, फिर वापस जाएगी। अब ये ट्रेन यहां पे नहीं रहेगी, ये आगे आ चुकी होगी। इसी तरीके से ये जो बर्ड रहेगी, इन लोग के बीच में आपके पास क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी। बिल्कुल सही है, यहां तक भी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन करेगी। The bird is initially sitting on the top of the engine of one of trains, okay, and it moves so till these trains collide। मतलब ये आपके पास जो कोलिजन होता है, मतलब जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, वो तब तक होता है जब तक ये दोनों ट्रेन्स कोलाइड कर जाती हैं। और कोलाइड होने के बाद क्या होगा, वो जो बर्ड रहेगी वो दब के मर जाएगी, ठीक है। एनीवेज उसका कुछ भी हो या वो उड़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। जो कोलिजन हो रहा है वो बेसिकली कितने देर बाद हो रहा है, 1.5 आवर्स आफ्टर, 1.5 घंटे बाद कोलिजन हो रहा है। क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी किलोमीटर्स बर्ड ट्रेवल्स टिल द टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ ट्रेन्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको शब्दों में घुमाया हुआ है। अगर आपके पास पूछा हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड कितना है, तो इसके लिए पूछा हुआ होगा कि भैया आप स्पीड ऑफ बर्ड निकाल के मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन बाय बर्ड को जरा मल्टीप्लाई कर दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास स्पीड ऑफ बर्ड कितना है, उसने किधर ट्रेवल किया हुआ है, आगे पीछे ट्रेवल किया हुआ है, दाएं बाएं ट्रेवल किया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भैया मुझे पता है कि स्पीड ऑफ बर्ड इज 60 किलोमीटर पर आवर, यहां पे दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम तक कोलिजन हो रहा है, कितने टाइम बाद, 1.5 घंटे बाद कोलिजन हो रहा है, मतलब 1.5 घंटे तक ट्रेवल किया होगा इस बर्ड ने, 1.5 आवर्स। तो आपके पास 60 इंटू 1.5 करेंगे, कितना आएगा, 90 किलोमीटर। और ये मेरा आंसर आ गया। अब आप सोल्यूशन मेरा देख लीजिए कि मैंने आपको सामने सामने समझाया हुआ है, और मेरा सामने सामने सोल्यूशन भी है कि कितने कम टाइम में आप एग्जाम के क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन हम लोग कई बार ऐसे क्वेश्चन से डर जाते हैं, हम जरूरत से ज़्यादा सॉल्व करने लगते हैं। तो पता लगे हमें 5 क्वेश्चन बना लेना चाहिए था, हम सिर्फ 2 क्वेश्चन बना पाए।
तो वो डिफरेंस आपको अपने हेड में क्रिएट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। प्रॉब्लम सिर्फ अपने अप्रोच में डिफरेंस है, किसी का दिमाग कम नहीं है, बस हमें अपने थोड़े से तैयारी को थोड़े सही डायरेक्शन में लेकर आना है। ठीक है। ये मेरे लिए कुछ 4 क्वेश्चंस थे, मैंने आप लोगों के लिए कराया, जो मुझे लगा कि आई सपोज कि मुझे कराना चाहिए, और मुझे आप लोगों को कुछ ऐसे सेशंस ले आने चाहिए जहाँ पे आप लोगों का दिमाग खुले। ठीक है। बहुत लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, बट अल्टीमेटली अगर आप पता करेंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कई बार मैथ्स में बहुत कम नंबर रह जाता है। वो क्यों? क्योंकि हमने कुछ नया अप्रोच सीखा ही नहीं। क्वांट इज ऑल अबाउट अप्रोच एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द मिनिमम टाइम। ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को टेक्निक्स क्या कराया हुआ है, ये आप लोग प्लीज सीखिए इसको। अगर आप लोग फुल ऑन कोर्स मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ। मेरा ये रेफरल कोड है गौरव वाईटी, आप लोग इसको यूज करके 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और मेरे पूरे कोर्सेज को आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी सो कॉल्ड आपके पास जो भी लोग रिलेटिव्स में कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको कुछ नया चीज़ सीखने को मिल जाए। एंड इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट, आई bring some more sessions like this if you people like it. So please just support by sharing it, watching it, and putting a like. Okay. Thank you so much. Thank you.